दोस्तों मैं फिर हाजिर हूँ एक बार आप लोगों के बीच में उज्ज्वल परिवार की तरफ से क्लास लेकर के। चलिए दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी हाल ही में आपका चर्चा का विषय रहा है, आपका चर्चा का विषय रहा है, क्या रहा है कि किस राज्य ने सीबीआई की सहमति वापस ली है। पहला ही क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य द्वारा सीबीआई की सहमति वापस ली गई है। चर्चा का विषय है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका तो किस राज्य ने सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन की जो सहमति वापस ली है या कह सकते हैं आपको कैंसिल किया है। देखिए क्वेश्चन को एक बार समझेंगे कि किस राज्य द्वारा सीबीआई सहमति। पहले इस क्वेश्चन को अगर समझ गए तो आंसर आपके बीच में आप समझ ही जाएंगे। देखिए आपको पता है सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन है, सेंट्रल आपका ये केंद्रीय आपके जो आपराधिक जो मामले उनकी जांच करता है, साथ ही ये आपके सेंट्रल लेवल के जो भी आपराधिक मामले उनकी भी जांच यहाँ पर ये करता है। आप लोगों को मालूम है इसके बारे में। अच्छा दूसरी बात ये है, लेकिन ये केंद्र लेवल पर जांच करती है तो साथ में बात ये है कि जब ये किसी राज्य में किसी केस को लेकर के जाती है, राज्य में अगर ये किसी केस के लिए जाती है तो उस राज्य से सहमति लेनी होती है। यदि राज्य असहमति बताता है, यदि राज्य असहमत होता है तो उस केस में क्या होता है कि ये सीबीआई का कोई भी अफसर अगर उस केस से किसी केस को लेकर के उस राज्य में प्रवेश करेगा तो उसकी सारी की सारी शक्तियां समाप्त मानी जाएंगी। पहली बात। दूसरी बात, ना हाँ कर रखी है ना कर रखी, इसका मतलब क्या है, सहमति समझा जाता है। यदि कोई राज्य हाँ नहीं करता, मना नहीं करता है, मतलब सहमति को वापस नहीं लेता है, तो उसका मतलब क्या है कि हाँ ये सहमत है। यानी कि सीबीआई का अफसर वहां जाएगा और क्या करेगा, जांच करेगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ राज्य हैं जिन्होंने क्या किया, भाई अपने अफसर जो प्रशासन अधिकारी हैं उनकी भ्रष्टाचार के खिलाफ भी इसका यूज कर लेते हैं कि भाई इनकी चेकिंग करो, तो ये सारी चीजें यहां पर आपकी उस केस के अंदर आती हैं। ठीक है, अब किस राज्य ने सहमति को वापस लिया। आप सहमति समझ गए सीबीआई की। सीबीआई का सहमति का इन द सेंस अगर मैं बात करूं तो मतलब मेरे भाई ये है कि कौन सा राज्य सीबीआई से अपने जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या अपने जो केस हैं उनकी जांच करवाना चाहता है या नहीं चाहता है। क्लियर, आप समझ गए मेरी बात को। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस क्वेश्चन की। सबसे पहले आंसर लेते हैं। तो आपका जो राज्य है वो कौन सा भाई, मेघालय। कौन सा राज्य आपका, मेघालय। मेघालय जो राज्य है, मेघालय ने क्या किया अभी, मेघालय द्वारा अभी हाल ही में जो आपका चर्चा का विषय रहा, मेघालय ने इसकी सहमति को क्या किया, वापस लिया। भाई पहले सहमत था लेकिन वर्तमान में इसने क्या कर दिया कि अब वो सहमत नहीं है भाई। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। इसका आंसर आप लोगों को मिल गया मेघालय के द्वारा। साथ ही बात करते हैं देश का इस प्रकार का सहमति वापस लेने वाला, सहमति जो वापस लेने वाला राज्य की अगर हम बात करें, वापस लेने वाला जो राज्य बना है आपका कौन से नंबर का बन गया भाई, 9वां। यानी कि इससे पहले, यानी कि सीधी सी बात अगर हम बात करें तो इससे पहले कितने राज्यों ने भाई, 8 राज्यों ने जो सहमति थी सीबीआई की, जो सहमति है सीबीआई की सहमति जो वापस ली थी भाई, वापस लिया था भाई। ठीक है, यानी कि अब वो सीबीआई से कोई भी जांच नहीं करवा रहे। क्लियर हो गया, ओके। चलो अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है आपका सबसे पहले कि सबसे पहले जो कौन सा राज्य था जिसने इसको वापस लिया था, तो 2015 में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा भाई आपका 2015 में मिजोरम ने। किसने भाई, मिजोरम द्वारा, मिजोरम ने क्या किया था 2015 में इस सहमति को क्या किया था भाई, वापस लिया था कह सकते हैं। और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य था। पहला राज्य कौन सा था देश का जिसने सीबीआई की सीबीआई की सहमति को वापस लिया, तो आपका मिजोरम राज्य था। कब लिया भाई, तो 2015 में इसने सहमति को वापस लिया। बड़ा शानदार क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाता है। अब आता है क्वेश्चन श्रीमान जी, ये आता है कि 8 राज्यों में से 7, तो एक राज्य आपका मिजोरम हो गया और एक मेघालय हो गया, 9 में से तो 7 राज्य और कौन कौन से। तो मेरे मित्रों ध्यान रखेंगे, मैं पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। देखिए पंजाब है आपका, महाराष्ट्र है आपका, वेस्ट बंगाल है आपका। ठीक है, साथ ही हम बात करते हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड के भाई। राजस्थान है आपका, छत्तीसगढ़ है भाई आपका, छत्तीसगढ़ है आपका। साथ ही किसकी बात करते हैं, झारखंड की भाई। झारखंड ने भी इस समिति को क्या ले रखा है, अपना वापस ले रखा है। और कौन रह गया आपका, मिजोरम हो गया आपका, साथ में केरल भी, केरल, मिजोरम, केरल और वर्तमान में मेघालय ने इस सहमति को क्या कर लिया भाई, वापस ले लिया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का 2022 में पूछा जाने वाला, 100% पूछा जाने वाला है भाई, ध्यान रखेंगे। अब बात आती है
कि इसकी जो नियंत्रण करता है, जो दिल्ली पुलिस स्थापना डीएसपी अधिनियम के तहत इसको जो सीबीआई को नियंत्रित कौन करता है ये पूछ लें तो नियंत्रित की बात करें, इसकी पावर और नियंत्रण की बात करते हैं तो डीएसपीई दिल्ली स्पेशल पुलिस जो अधिनियम है, कौन सा आपका दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, दिल्ली कह सकते हैं आप, दिल्ली जो आपका दिल्ली विशेष पुलिस कह सकते हैं हिंदी में विशेष पुलिस, दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम 1946 अधिनियम जो आपका है, अधिनियम पूछे तो कौन सा 1946 के तहत इसकी ताकत, इसकी जो शक्तियां हैं उनका विवरण दिया गया है। कह सकते हैं नियंत्रित की बात तो मतलब कितनी पावर है इसकी है, तो ये आपका अधिनियम पूछे तो इसकी स्थापना 1946 अधिनियम के तहत हुई थी। अगर हम बात करते हैं इसकी स्थापना की, अगर हम बात करते हैं स्थापना, तो स्थापना भाई इसकी कब हुई है, स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो 1963 में इसका गठन किया गया है। गठन की अगर हम बात करते हैं तो 1963 में भाई 1963 में इसका गठन किया गया। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं गठन 1963 में, वो अधिनियम आपका 1940 है। और ये एफबीआई फेडरल जो आपकी एफबीआई जो है कहाँ की है, खुफिया विभाग, उसकी तर्ज पर काम करता है। यूएसए की जो एफबीआई आपकी यूएसए की जो आपकी एफबीआई उसके इस पर क्या करता है, काम करता है। और अभी जो वर्तमान में जो आपके हाईलाइटेड है भाई केजेबी हाईलाइटेड है वर्तमान में, क्यों हाईलाइटेड है, केजीबी जो हाईलाइटेड है आपकी, ये वर्तमान में कहां की खुफिया एजेंसी है दोस्तों, ये आपकी रूस की है। और रूस ने क्या कर रखा, पूरी दुनिया को ठेंगा दिखा करके यूक्रेन पर हमला कर रखा है। सीधी सी बात करें आपका इसी तरह पर स्टेटों के अंदर भी होता है, जैसे आपका सीआईडी कह सकते हैं, तो हर स्टेट अपना खुफिया विभाग रखता है। केंद्र के अंदर अगर हम पूछते हैं तो आपका कौन सा, आपका केंद्र के अंदर अगर हम पूछते हैं तो सीबीआई है, आपका सीबीआई है। साथ ही हम भारत की बात कर ली है तो ये भारत की रह गई है भाई, ठीक है। ये किसकी होगी, आपकी यूएसए की होगी, और ये आपकी रूस की हो गई है, जो कि अभी चर्चा में इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि जो रूस के राष्ट्रपति साहब हैं, रूस के राष्ट्रपति जो पुतिन साहब हैं, वो इसके एजेंट रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं, एजेंट रह चुके हैं, इसमें नौकरी कर चुके हैं भाई। और लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से वो क्या हुए थे, रिटायर हुए थे, इसी से हुई आपका, ठीक है। ओके, राष्ट्रपति कितनी बार, कौन से नंबर उनका, वो चौथी बार राष्ट्रपति बने हुए, 4 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, रूस के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अगर हम बात करते हैं तो 6 वर्ष है। यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति की अगर बात करें तो आपका 5 वर्ष है। यूएसए के राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करें तो 4 वर्ष है भाई, ठीक है। भारत में जो राष्ट्रपति आपका कितनी बार भी बन सकता है, रूस के अंदर भी कितनी बार बन सकता है भाई, आपका पहले 2 बार था। और यहां पर क्या भाई, कितनी बार भी बन सकता है। क्वेश्चन ये है कि किस देश का राष्ट्रपति 2 वर्ष के लिए चुना जाता है, बड़ा शानदार क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं भाई अपना जो सहमति वापस ली है, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, गठन हो गया। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो हेडक्वार्टर है भाई दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर सीबीआई का हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो ये दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली के अंदर क्या इसका हेडक्वार्टर है। दिल्ली मेरी जान, मुंबई मेरी जान, है ना। वाणिज्य राजधानी आपकी मुंबई है, दिल्ली राजधानी कब बनी थी तो दोस्तों 1911 के अंदर इसकी घोषणा हुई थी कैपिटल के लिए, कैपिटल बनेगी, ठीक है। जॉर्ज पंचम राजा आया था, ध्यान रखना उस समय, और 1912 में ये आपकी बन गई थी। तो इससे पहले जो कैपिटल थी आपकी कौन सी थी भाई, कलकत्ता थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन ये छोड़ रहा हूं मैं तुम्हारे के लिए कि कलकत्ता राजधानी कब बना, ध्यान रखेंगे, इसका जरूर जवाब आप लोग देंगे, ठीक है। ओके, कार्यपालक की बात करें तो जो इसका कार्यपालक है, कार्यपालक कौन है इसका, तो पीएम, जो पैदेन पीएम है वो इसका क्या है भाई, कार्यपालक कह सकते हैं हम इसको, ठीक है भाई। अब यहां पर क्वेश्चन लास्ट तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं कि सीबीआई को कौन सा मंत्रालय हैंडल करता है। बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है कि सीबीआई को कौन सा, या सीबीआई कौन से मंत्रालय के अंडर आता है, शानदार क्वेश्चन है, जरूर इसके ऊपर देखेंगे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए, ठीक है दोस्तों। जो आज की जो क्लास होने वाली है बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है। हम करंट की बात करें तो एज ऑन 7 जो आपका कह सकते हैं एज ऑन 7 मार्च 2022 के हिसाब से जो आपका करंट और साथ में स्टैटिक जीके की हम यहाँ पर भरमार आपके बीच में कंटेंट, बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट उज्जवल परिवार की तरफ से कोशिश रहेगी। आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके तो देखिए, आप एक बार इसको लेवल को अप करके तो देखिए, फिर देखिए नजारे आप भाई, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। यहाँ पर अभी चर्चा में है क्वेश्चन नंबर 2 आज का आपका भाई। चर्चा में क्या आपका वोल्ट मान पदक चर्चा में रहा भाई।
चलो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि दीपक धर चर्चा में है भाई। कौन आपके? दीपक धर, ये जो सर हैं चर्चा में है भाई, चर्चा में है। ये क्यों चर्चा में है? चर्चा में है क्यों भाई? अभी चर्चा चल रही है दीपक धर सर की, तो हम बात करते हैं कि दीपक धर सर चर्चा में क्यों है। बड़े शानदार क्वेश्चन है भाई, क्योंकि इन्होंने अभी हाल में क्या, इन्होंने हाल ही में क्या लिया भाई? एक पदक जीता। पदक का नाम क्या है? वोल्ट जमान जो पदक है वो जीता भाई, वोल्ट जमान पदक जीता इन्होंने। इसका संबंध किससे भाई रहता है? सीधी सी बात करें, ये दीपक धर कौन है? तो ये IIT कानपुर के स्टूडेंट रह चुके हैं। कहां के स्टूडेंट रह चुके हैं ये आपके? अगर हम बात करें तो IIT कानपुर के स्टूडेंट रह चुके हैं। कानपुर कहां पर भाई? आपका यूपी के अंदर है। कहां पर है? यूपी के अंदर है। यूपी के अंदर चुनाव चल रहा है, देश के 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है। यूपी की अगर मैं बात करूं तो यूपी जो देश के अंदर सबसे बड़ा स्टेट भाई, सबसे बड़ा आपका किसमें? जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा स्टेट आपका यूपी है। यूपी विधानसभा की बात करें, जो विधानसभा का इलेक्शन हो रहा है, तो विधानसभा की जो सीटें हैं कितनी भाई? 404 विधानसभा की सीटें। एक साथ ही हम बात करें यहाँ पर लोकसभा की सीटें कितनी है भाई? तो लोकसभा की जो सीटें 80, और हम राज्यसभा की सीटों की बात करें तो राज्यसभा की जो सीटें 31। ये सबसे ज्यादा राज्यसभा पूछे तो यूपी, सबसे ज्यादा लोकसभा पूछे तो यूपी, और राज्यसभा पूछे तो यूपी भाई, ठीक है। विधानसभा पूछे तो आपका यूपी। जब इलेक्शन की बात आई है तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन है आपके, वर्तमान में निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है, यानी कि इलेक्शन कमिश्नर कौन है? वर्तमान में इलेक्शनर कमिश्नर कौन है? तो इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करते हैं कमिश्नर की, तो नियुक्ति कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करता भाई। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति करता, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। वोल्ट जमान पदक जीता है, और ये पहले भारतीय ऐसा करने वाले, इस पदक को जीतने वाले भाई, पदक को जीतने वाले कौन से भारतीय हैं? ये पहले भारतीय। ऐसा करने वाले कैसे हैं आपके? ये पहले भारतीय हैं भाई। बहुत शानदार क्वेश्चन है। पहले भारतीय हैं, सीधा सा पूछेगा तो कौन से भारतीय आपके? ये पहले। इससे पहले ये किसी भी भारतीय के द्वारा जीता नहीं गया है पदक, ध्यान रखेंगे भाई। अगला आता है भाई आपका, इसी में आपका ये कितने 3 वर्ष में एक बार दिया जाता है सांख्यिकी भौतिकी के क्षेत्र में। इस क्षेत्र में मैंने अभी बात कर दी हूँ शायद, ये सांख्यिकी या भौतिकी के क्षेत्र में इसको दिया जाता है, भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन छोड़ूंगा भाई, 2 याद रखना, ठीक है। भौतिकी के क्षेत्र में इसे दिया जाता है। अभी यहां पर क्वेश्चन आता है कि कितने वर्ष बाद दिया जाता है? तो इस पदक को भाई 3 वर्ष बाद दिया जाता है, 3 वर्ष बाद दिया जाता है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। अभी यहां पर क्वेश्चन जो आप लोगों का है, देखिए दीपक धर की बात करी चर्चा में क्यों? क्योंकि उन्होंने वोल्ट जमान पदक जीता, 3 वर्ष बाद दिया जाता है। भौतिकी सांख्यिकी से इसका संबंध रहा है, और ऐसा पदक पाने वाले पहले भारतीय हैं भाई। मेरे दोस्तों, ऐसा पदक पाने वाले कैसे हैं? पहले भारतीय हैं, ध्यान रखिए भाई, ठीक है। चलिए भाई, अब आगे बात करते हैं। आगे बात आती है, आपने एक नीना गुप्ता का नाम सुना होगा। आपकी कौन है वो? मैडम नीना जो गुप्ता है, नीना गुप्ता भी चर्चा में रही आपकी, नीना गुप्ता भी चर्चा में रही। क्वेश्चन नंबर 3 मान सकते हैं इसको, या इसी क्वेश्चन के साथ इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई। नीना गुप्ता की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर लिख सकते हो आप यहाँ पर, ये कौन है? तो नीना गुप्ता की क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो नीना गुप्ता ने अभी अवार्ड जीता है रामानुजाचार्य जो अवार्ड है, रामानुजाचार्य अवार्ड को जीता है। रामानुजाचार्य अवार्ड जीता इन्होंने मैथमेटिक्स में, कह सकते हो। कौन सा पदक जीता? तो मैथ वाला पदक इन्होंने, कह सकते हैं। रामानुजाचार्य का संबंध किससे? मैथ से। ये भाई आपके कौन थे? समाज सुधारक भी थे भाई, ये आपके समाज सुधारक भी थे। साथ ही हम बात करते हैं क्या थे? आपके वैज्ञानिक टाइप में भी कह सकते हैं। हालांकि इन्होंने मैथ में कोई ज्यादा इन्होंने स्पेशल कोर्स नहीं किया था, लेकिन फिर भी ये मैथ के बहुत ज्यादा माहिर व्यक्ति थे। वो बोलते हैं ना, बचपन में इन्होंने अपनी कलाएं दिखाना शुरू कर दी थी। रामानुज जो आपके थे, रामानुजाचार्य की यहाँ पर बात हो रही है। साथ ही हम बात करते हैं रामानुजाचार्य की अभी फोटो लगाई गई है, कहां पर है? बैठी हुई मुद्रा में फोटो लगाई गई है, मूर्ति लगाई गई है, फोटो नहीं कहेंगे भाई, मूर्ति लगाई गई है। कहां पर? पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। तो हैदराबाद के पास जीएर जो अकेडमी थी आपकी, जीएर अकेडमी के अंदर इसकी इनकी फोटो लगाई गई है, ध्यान रखेंगे। बैठी मुद्रा में सबसे बैठी हुई मुद्रा में सबसे बड़ी विश्व की मूर्ति कह सकते हैं आप, मूर्ति कह सकते हैं। साथ ही हम यहां पर बात करें कि इस मूर्ति के दौरान 5000 विद्वानों ने, कितनों ने भाई? 5000 विद्वानों ने क्या किया था? भाग लिया था, यज्ञ किया था। और ऐसा करने वाले जो संत थे, रामानुजाचार्य संत कहें, इनको समाज सुधारक कहें, और इक्विलिटी की तरफ इनका बड़ा फोकस रहता था। इन्होंने उस समय
1017 में इनका क्या हुआ था भाई, जन्म हुआ था। और उस समय जो समाज में कुछ लोगों का, कुछ जातियों का क्या था, वर्षव था, तो वो मंदिरों में भी लोगों को नहीं जाने देते थे। इन्होंने इक्विलिटी की बात करी और इक्विलिटी को बढ़ावा दिया, समाज में समानता को बढ़ावा दिया। इसलिए इस महान विभूति के लिए 5000 विद्वानों ने क्या किया, यज्ञ हवन किया। ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन लास्ट ये है कि ये रामानुजाचार्य का जो ये यज्ञ हवन हुआ था, ये कब इसको रिप्रेजेंट किया था, क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। इसको प्रारंभ कब किया था, तो 5000 लोगों ने इसको किया था। तो नीना गुप्ता को रामानुजाचार्य मैथमेटिक्स का जो पुरस्कार है वो दिया गया था। नीना गुप्ता भी आपका चर्चा का विषय है, ध्यान रखेंगे। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन नंबर आपका भाई 3 हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आ रहा है। दोस्तों मैं बोल रहा हूं, ये मेरा वादा है, आप बने रहिए, क्लास को शेयर करिए, आप लाइक करें या ना करें वो डजेंट मैटर, पर क्लास को स्टूडेंट तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। और जितने ज्यादा बेहतरीन क्लास, जितने ज्यादा स्टूडेंट होंगे उससे उसी लेवल पर आपकी क्लास पहुंचेगी भाई। ठीक है, चलिए वैसे भी क्लास तो पहुंच ही रही है। अभी हाल ही में आपका एम्बुलेंस सेवा, जानवरों से संबंधित एम्बुलेंस सेवा चर्चा में रही। कौन सी, जानवरों से संबंधित एम्बुलेंस जो सेवा है आपकी, सेवा चर्चा में हुई। एम्बुलेंस सेवा क्या है, जानवरों से संबंधित एम्बुलेंस सेवा चर्चा में है। ये कहां पर लागू की गई, चर्चा में है, ये चर्चा में है, ये कहां पर भाई, कहां पर इसे लागू किया गया या किस स्टेट में इसे सामने लाया गया है। चलिए हम यहां पर बात करते हैं जानवरों से संबंधित एम्बुलेंस की, यहां पर बात हुई है। तो दोस्तों सीधी सी बात करूं तो तमिलनाडु में, कहां पर, जानवरों से संबंधित, यानी कि जो रोड के ऊपर जानवर है या कोई घायल जानवर है, जानवर को एम्बुलेंस के अंदर एक अपना लेकर के जाएंगे, उसका ट्रीटमेंट कराएंगे, जानवरों के प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए। कहां पर भाई आपकी, तो तमिलनाडु ने इसको क्या किया, स्टार्ट किया। कहां पर भाई, आप कह सकते हो तमिलनाडु। तमिलनाडु की बात हम अगर हम तमिल जो नाडु है, तमिलनाडु ने इसको प्रारंभ किया है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में, चेन्नई के अंदर ये आपकी क्या हुई है, स्टार्ट हुई है। चेन्नई के अंदर भाई आपकी ये क्या स्टार्ट हुई है, ध्यान रखिएगा। कहां पर स्टार्ट हुई आपकी, चेन्नई के अंदर इसको स्टार्ट किया है, जीवों के प्रति प्रेम दिखाने के लिए। और साथ ही में बात करूं अभी राष्ट्रीय जीव रक्षा दिवस भी मनाया गया था आपका, जीव रक्षा दिवस, विश्व जीव रक्षा दिवस मनाया गया था। तो वो जीव रक्षा दिवस कब मनाया गया था, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं, वन्य जीव जंतु रक्षा दिवस कह सकते हैं आप उसको, किसी भी भाषा में समझे, बस मतलब समझने से है मेरे भाई। तो बात यह है दोस्तों कि वन्य जीव रक्षा, यानी कि वन के अंदर जो जीव जंतु रह रहे हैं उनकी सुरक्षा दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था, क्वेश्चन करवा चुका हूं, बहुत शानदार क्वेश्चन है आप लोगों के बीच में। मैं क्वेश्चन छोड़ता हूं जानबूझ करके भाई, याद रखना, ताकि आप थोड़ी सी हरकत करें। चलिए भाई बात करते हैं तमिलनाडु की। तो एम के स्टालिनी क्या है, यहाँ के एम के स्टालिनी कह सकते हैं, स्टालिनी यह क्या है, सीएम है। ठीक है भाई। राज्यपाल की अगर हम बात करते हैं तो रविंद्र नारायण साहब क्या है, राज्यपाल की अगर हम बात करें तो रविंद्र, जो आपका रविंद्र नारायण क्या है, रविंद्र नारायण राज्यपाल है भाई, रविंद्र नारायण राज्यपाल है। ओके, विधानसभा सीटें की अगर हम यहाँ पर बात करें, विधानसभा सीटें 235 हैं। कहां पर भी, तमिलनाडु के अंदर। लोकसभा की अगर हम बात करते हैं, राज्यसभा की अगर हम बात करते हैं तो लोकसभा में 39 है और राज्यसभा में भाई, लोकसभा में कितनी आपकी 39 है, राज्यसभा में कितनी आपकी 18 सीटें यहां पर निर्धारित कर रखी। कहां पर भाई आपकी, तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु की बात करें तो देश का मैं कह सकता हूं ये यहाँ से आपका हिस्सा तमिलनाडु का पड़ जाएगा, कह सकते हैं। यहां पर मेरे को एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन छोड़ने का मन कर रहा है कि जो आपका भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम जो पॉइंट है वो कितने डिग्री पर और कहां, किस राज्य के अंदर स्थित है। दक्षिणतम भूमि की बात कर रहा हूं मैं, दक्षिणतम जो भूमि है, और आंसर जरूर देना भाई। दक्षिणतम भूमि का जो आपका कह सकते हैं साउथ पॉइंट है आपका, नॉर्थ आपका कहां, JNK के अंदर है। इधर आपका गौहर माता के अंदर है। कौन सा आपका, पश्चिम की अगर बात करें तो गौहर माता के अंदर है। और अगर पूर्वोत्तर पॉइंट की बात करें तो आपका किबिथु है। दक्षिण भूमि की, मुख्य भूमि की बात ये मैंने यहाँ पर करी है, जिसे आप किस नाम से जानते हैं। अगर मैं बात करूं सीधा भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो दक्षिणतम बिंदु आप कह सकते हैं इंदिरा पॉइंट कह सकते हैं, और उत्तरतम बिंदु JNK के अंदर उसको इंदिरा पोल के नाम से भी आप लोग जान सकते हैं। बीच में छोड़ दिया मैंने, उसको जरूर आप यहाँ पर कमेंट्स करके बताएंगे। एक बार भाई मैं इसको रफ करूंगा, उसके बाद हम क्या आगे बढ़ने वाले हैं भाई। ठीक है, चलिए भाई, जिसने स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लेंगे। बहुत शानदार जानदार क्वेश्चन आज आपको इस क्लास के अंदर मिलने वाले हैं भाई। ठीक है, तो चलिए भाई एक बार मैं इसको रफ कर दूं, उसके बाद हमें आगे बढ़ेंगे।
चलिए क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था आपके बीच में, जो 2 3 4 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे भाई। ठीक है, आप उज्जवल परिवार को प्रेम दिखाएं, हम आपको, आप सोच भी नहीं सकते, बियॉन्ड द लिमिट आपके बीच में बने रहेंगे हर पल हर घड़ी में, हर कैसी भी सिचुएशन हो, उज्जवल परिवार आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेगा भाई। ठीक है, बस आप लोग प्रेम दिखाते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आप लोगों का, अभी संभव और स्वावलंबन पहल हुई है, ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 आज का, क्वेश्चन नंबर 5 हाल ही में चर्चा में रह आपका क्या, संभव और आपका स्वावलंबन चर्चा में है, ये क्या है? सीधी सी बात करें, संभव और स्वावलंबन चर्चा में है, ये क्या है? बहुत शानदार बात है। ठीक है, देखिए स्वावलंबन और इसकी संबंध पूछ लेगा, संभव और स्वावलंबन चर्चा में क्यों है, या इसका संबंध किससे, किसी भी प्रकार से आपके बीच में। तो दोस्तों मैं यहां पर बताना चाहूंगा आप लोगों को, इसका सीधा सा संबंध प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक को डिस्ट्रॉय करने से, प्लास्टिक को समाप्त करने से, प्लास्टिक जो यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता प्लास्टिक कभी समाप्त नहीं हो सकता, प्लास्टिक आपका छोटा हो जाएगा और छोटा हो जाएगा, 1 मीटर पन्नी है वो टूट के नैनो कण में पहुंच जाएगी, आपकी जो प्लास्टिक है 1 मीटर लंबा प्लास्टिक आपका टूट करके नैनो कण में पहुंच जाएगा, लेकिन वो समाप्त नहीं होगा, आपकी हवा में पहुंच जाएगा, समाप्त नहीं होगा, आपकी बारिश के साथ आ सकता है, समाप्त नहीं होगा, आपके ब्लड में चला जाएगा, आपके शरीर में चला जाएगा, और मानव के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है 60,000 टन प्लास्टिक जो अब तक क्या वेस्ट है। हम ये बात यहाँ पर कर चुके हैं एक बार, बहुत पहले, लगता है 10-20 साल पहले मैंने एक क्वेश्चन कराया था आप लोगों को, प्लास्टिक की बारिश पर। ठीक है, तो इसका जो सीधा संबंध है भारत में प्लास्टिक कचरे के मुद्दे से निपटने के लिए, तो किसका भाई, जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक कचरा जो प्लास्टिक कचरे के मुद्दे से निपटने के लिए, इस कह सकते हैं मुद्दे से निपटने के लिए पहल शुरू की गई है। प्लास्टिक कचरे के मुद्दे से छुटकारा पाने के लिए, कह सकते हैं छुटकारा या निपटने के लिए ये पहल है आपकी संभव और स्वावलंबन, क्या आपकी पहल करी गई है, ये पहल हुई है। इसका सीधा सा मतलब है कि प्लास्टिक को क्या किया जाएगा, खत्म किया जाएगा, डिस्ट्रॉय किया जाएगा। खत्म हो नहीं सकता है तो बनाना तो बंद कर सकते हैं ना भाई, मानव जीवन के लिए, जो कि बहुत ज्यादा, जीवन से ज्यादा हमें सुख सुविधाएं नहीं चाहिए, हमें जीवन चाहिए। ठीक है, तो प्लास्टिक की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, इसमें आपका कौन भाई, प्लास्टिक रिसाइकलिंग और अपशिष्ट प्रबंधन पर शिखर सम्मेलन में, देखिए प्लास्टिक का क्या रिसाइकलिंग हो सकता है भाई, प्लास्टिक रिसाइकलिंग हो सकता है। ठीक है, साथ में क्या भाई आपका प्लास्टिक जो अपशिष्ट उसका प्रबंधन में, तो हमारे मंत्री थे केंद्र में जो सम्मेलन में, शिखर सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय जो शिखर सम्मेलन था, इसमें भाग लिया था, अंतर्राष्ट्रीय शिखर जो सम्मेलन था, शिखर सम्मेलन में तो कौन कौन थे आपके, जो सूक्ष्म मंत्री हैं, केंद्रीय सूक्ष्म मंत्री आपके। ठीक है, आप कह सकते हैं लघु और माध्यम उद्यम, लघु और माध्यम यानी कि बड़े जो आपके उद्योग है उनके मंत्री नहीं है। ये कौन थे आपके, भानु प्रताप सिंह राज्य मंत्री हैं। कौन है राज्य मंत्री आपके, कौन है राज्य मंत्री, भानु प्रताप सिंह, मंत्री भानु प्रताप सिंह, कौन है, भानु प्रताप सिंह। ठीक है, इन्होंने स्वावलंबन पहल शुरू की थी। कौन सी पहल, किसने शुरू किया, तो सीधा सा पूछे भानु प्रताप द्वारा इसको क्या किया गया भाई, शुरू किया गया है। स्वावलंबन जो पहल है किसके द्वारा शुरू की गई, राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह आपके, जो केंद्र में क्या है सूक्ष्म आपके लघु और मध्यम जो मंत्रालय उसके राज्य मंत्री है। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे मंत्रालय कितने मंत्री, भाई आपके अगर मैं बात करूं तो मंत्री दोस्तों आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका कैबिनेट मंत्री होता है, एक आपका मिनिस्टर ऑफ स्टेट राज्य मंत्री होता है, एक आपका स्वतंत्र प्रभार मंत्री होता है। स्वतंत्र प्रभार मंत्री 3 प्रकार के, 1 2 3 मंत्री होते हैं आपके, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि कितने प्रतिशत लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, तो 15% लोगों को मंत्रिमंडल के अंदर शामिल किया जा सकता है, ऐसा भारतीय संविधान के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, साथ ही हम कह सकते हैं कि मोदी के मंत्रिमंडल में कितने लोग शामिल, भाई 78 लोग मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कितने लोग शामिल है, 78। विस्तार किया, 2 बार विस्तार किया जा चुका मोदी के मंत्रिमंडल का, तो ये भी आप लोगों के लिए शानदार क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, ओके, इसकी बात करते हैं। देखिए
यह दिवस जो शिखर सम्मेलन हुआ था लास्ट, तो आपका 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन 4 से 5 मार्च तक, जो अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, जो आपका अंतरराष्ट्रीय जो शिखर सम्मेलन हुआ था, शिखर सम्मेलन हुआ, सम्मेलन तो ये कब हुआ था? तो अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आपका 2 दिन हुआ, 2 दिन भाई, 2 दिन कब कब हुआ है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो 2 दिन की अगर हम बात करते हैं 4 से 5 मार्च में, आपका 4 और 5 मार्च को हुआ है 2022, 4 से 5 मार्च 2022 का आपका ये शिखर सम्मेलन हुआ है। ये भी आप लोगों के लिए ध्यान रखिए, ठीक है भाई। MSME मंत्रालय द्वारा कह सकते हो आप इसको। इस शिखर सम्मेलन का जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन आपका आदर्श वाक्य पूछ रहा है भाई, आदर्श वाक्य क्या था? ये बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और ध्यान रखना भाई इस आदर्श वाक्य का। चलिए थोड़ा सा लंबा रहेगा। नाउ योर वेस्ट, नाउ योर वेस्ट, जो आप क्या करते हैं, जो आपका कचरा है, नाउ योर वेस्ट एंड हाउ रिसाइकलिंग, एंड हाउ रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग, इसको रिसाइकल कैसे करेंगे? रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग इज द राइट थिंग, रिसाइकलिंग इज द राइट थिंग, recycling is the right thing to do, which is to be, to do which, to do which is, to do which is to be done in right, to be done in right। सीधी सी बात करें तो किस पर बल दिया भाई इसने? नाउ यूर, तुम जानते हो या तुम्हें जानना चाहिए रिसाइकलिंग कैसे करनी है। रिसाइकलिंग को लेकर के, प्लास्टिक की रिसाइकलिंग की बात करता तो आदर्श वाक्य है नाउ यूर वेस्ट एंड हाउ रिसाइकलिंग इज द राइट थिंग टू डू विच टू बी डन इन राइट, टू बी डन इन राइट। ये इसका क्या रहेगा भाई? आदर्श वाक्य रहने वाला है, ठीक है। इस शिखर सम्मेलन का, इस सम्मेलन में कितने MSMES ने भाग लिया था? तो 1350 जो मिनिस्टरों की बात करता है, 1350 MSMES ने भाग लिया। यह सम्मेलन किस प्रकार का था? तो आपका हाइब्रिड क्या था भाई आपका? ये हाइब्रिड सम्मेलन था, हाइब्रिड सम्मेलन था भाई। कैसा सम्मेलन था ये आपका? हाइब्रिड सम्मेलन था, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है। प्लास्टिक की बात होगी, ये आपके सम्मेलन की हमने यहाँ पर बात करी बड़ी तसल्ली से। देखिए प्लास्टिक को लेकर के आपके जो भानु प्रताप सिंह है, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी रहता है आपका कि केंद्रीय मंत्री, ठीक है भाई। ओके चलो अभी बात आती है आपकी प्लास्टिक का। एक क्वेश्चन था पीछे पूछ लेगा कि प्लास्टिक की बारिश कहाँ पर हुई थी। तो प्लास्टिक की अगर मैं बारिश की बात करूँ, प्लास्टिक की जो बारिश हुई थी भाई कहाँ पर हुई थी? आपकी अल्पस पर्वत पर हुई थी। अल्पस पर्वत पर प्लास्टिक की बारिश हुई थी, पर्वत पर, ठीक है। यहाँ क्या देखा गया था? यहाँ देखा गया था कि जो प्लास्टिक के कण है वो बर्फ के साथ क्या हो रहे हैं? बर्फ के साथ गिर रहे हैं। किसके साथ गिर रहे हैं? बर्फ के साथ। और इस रिपोर्ट में जो अल्पस पर्वत पर जो बर्फ का निरीक्षण किया जब वैज्ञानिकों ने, तो वैज्ञानिकों ने क्या पाया भाई? वैज्ञानिकों ने पाया है कि यहाँ पर जो कण है वो 200 किलोमीटर का सफर करके आ रहे हैं भाई। सफर यानी कि 200 किलोमीटर तक जो नैनो कण है या माइक्रो कण है वो उड़ करके कहाँ पहुंच गया? आपके अल्पस पर्वत। और जब वहां पर बर्फ गिरी तो उस बर्फ के साथ वो ऊपर वाली लेयर में चले गए, ठीक है। ओके अब यहाँ पर माइक्रो नैनो की बात हुई तो नैनो जो कण है आपके, नैनो कण हवा में रहते हैं भाई, हवा में रहते हैं, ध्यान रखेंगे। नैनो कण कहाँ रहते हैं? हवा में। और ये सांस के द्वारा भाई, जो प्लास्टिक के सांस के द्वारा, इसकी गंभीरता को समझिए भाई, जो सांस के द्वारा कहाँ जाते हैं? आपके ये पेट में चले गए, आपके खून में शामिल हो गए और फिर आपके साथ क्या कार्रवाई करेंगे? यू नाउ वेरी वेल, आई थिंक मेरे हिसाब से आप लोग जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक ये कितना सफर कर सकता है प्लास्टिक का कण, जो नैनो कण 2000 किलोमीटर तक आपका ये उड़ करके जा सकता है, ध्यान रखेंगे। 60,000 टन से ज्यादा वेस्टेज है। भूमि के अंदर भी हमारा, रेत के अंदर भी हमारा क्या प्लास्टिक, और प्लास्टिक कभी समाप्त नहीं होता है। और प्लास्टिक की जो बारिश हुई थी या बरसात कहे तो अल्पस पर्वत पर आपकी प्लास्टिक की बरसातें हुई थी। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है प्लास्टिक को लेकर के। जनता जलवायु को लेकर के अवेयर हो रही है भाई, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा ही जाना पहचाना क्वेश्चन रहने वाला है। चलिए अभी बात करें हाल ही में आपका क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 भाई, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, हाल ही में किसके द्वारा विदेशी, देखिए यहां पर क्या, विदेशी बच्चों को पढ़ने के लिए मोटिवेट किया गया, तो एक कार्यक्रम आयोजन किया गया। तो यहां पर हम कह सकते हैं भारत में विदेशी स्टूडेंट को पढ़ने के लिए
किस कारण के कौन सा कार्यक्रम पढ़ने को मतलब उत्साहित करने के लिए। क्वेश्चन को देखेंगे, देखिए किसके द्वारा विदेशी, कौन से भाई, विदेशी जो बच्चे हैं, बच्चों को, विदेशी स्टूडेंट्स कहेंगे, विदेशी स्टूडेंट्स को भारत में क्या करने के लिए, भारत में पढ़ने के लिए उत्साहित किया या कह सकते हैं मोटिवेट किया, जो भी आप समझें। तो ऐसा कौन सा कार्यक्रम था जिसके द्वारा, और यह कार्यक्रम कहां पर किया गया था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि किस कार्यक्रम के द्वारा या किसके द्वारा विदेशी बच्चों को, कह सकते हैं विदेशी स्टूडेंट। देखिए इसके दो बेनिफिट होंगे। अगर कोई विदेशी स्टूडेंट हमारे पास आ रहा तो संस्कृति का आदान प्रदान होगा, वो किस प्रकार से पढ़े वो चीजें हमें भी सीखने को मिलती हैं, और यहां से वो सीख के जाएगा तो भारत की संस्कृति का प्रचार करेगा, भारत की शिक्षा का प्रचार करेगा, भारत का नाम करेगा। तो ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। एक कार्यक्रम लॉन्च हुआ कहां पर, आपका बांग्लादेश में भी। इसका आंसर क्या रहेगा, बांग्लादेश के अंदर क्या है आपका कार्यक्रम लॉन्च हुआ है। इसको किस नाम से जाना गया है, स्टडी इन इंडिया मीट 2022। स्टडी, आप कह सकते हैं स्टडी इन इंडिया मीट 2022, यानी कि ये कार्यक्रम था स्टडी इन इंडिया मीट 2022। कार्यक्रम आपका कहां पर, बांग्लादेश के अंदर हुआ। इसका उद्देश्य करें तो विदेशी छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए उत्साहित करना, या आप लोगों के बीच में इसको समझा चुका हूं, ठीक है। इसका आयोजन किया गया, कहां पर किया गया, तो ये बांग्लादेश के अंदर आयोजन इसका किया गया। बांग्लादेश को कब, 1971 में पाकिस्तान से अलग करके बनाया गया था। पहले इसे किस नाम से जाना जाता था, तो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से इसको जाना जाता था, ये भी आप लोग जानते हैं, ठीक है। उस समय जो हमारी प्रधानमंत्री साहिबा थी, 1971 में उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे इस वार के दौरान में। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए बांग्लादेश की कहां पर, बांग्लादेश में कहां पर, ढाका में भी कह सकते हैं। तो पहली बार इसका आयोजन कब हुआ था भाई, पहली बार अगर मैं आयोजन की बात करूं तो दोस्तों पहली बार इसका जो आयोजन था 2018 में इसका आयोजन किया गया। तो पहली बार कब आयोजन किया गया इसका, तो 2018 में पहली बार इसका आयोजन हुआ। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन आपके बीच में बन जाएगा भाई, विश्व के छात्रों को प्रोत्साहित करना, ठीक है, ओके। इसमें कारण क्या है, दक्षिणी एशिया के छात्रों को फोकस करना चाहती है, जिसमें क्या है, दक्षिण एशिया के जो छात्र हैं, गरीब छात्र कह सकते हैं, विशेष तौर पे गरीब जो छात्र हैं, या कह सकते हैं दक्षिण एशिया के जो छात्र हैं, दक्षिणी जो एशिया आपके, उनके छात्रों को विशेष ध्यान में रखा गया है। दक्षिणी एशिया के जो छात्र हैं, एशिया के छात्रों को विशेष तौर पे ध्यान में रखा गया है। विश्व के अंदर हम बात करें तो दक्षिण एशिया के छात्रों को विशेष तौर पे ध्यान में रखा गया, ये भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, ओके। अब इन्हें दक्षिण एशिया के छात्रों को क्या कहा गया है, तो कहा गया भाई क्या करना चाहिए, छात्रों को फोकस करना चाहिए कि गरीबी का मतलब गरीबी को कैसे दूर करें, गरीबी को कैसे दूर करें, ये किसने फोकस करना चाहिए, तो ये जो दक्षिण एशिया के जो छात्र हैं उन्हें ये फोकस करना चाहिए कि हमें गरीबी को कैसे दूर कर सकते हैं, हम गरीबी को कैसे दूर कर सकते हैं। ये भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन ध्यान में रखने वाली बात है, ओके। बांग्लादेश की अगर हम बात करते हैं तो बांग्लादेश भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा रेखा बनाता है, क्या बनाता है, सबसे ज्यादा सीमा रेखा अगर मैं बात करूं तो भारत के साथ कौन बनाता है, आपका बांग्लादेश है। बांग्लादेश ने त्रिपुरा को कहें तो 3 तरफ से घेर रखा है, ठीक है, त्रिपुरा की कहीं बात करें तो 3 तरफ से घेर रखा है। यहाँ पर इसके साथ भारत के 5 जो स्टेट हैं, 5 स्टेट सीमा रेखा बनाते हैं। अगर मैं पूछूं कि भारत का कौन सा स्टेट बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा लंबी सीमा रेखा बनाता तो आपका वेस्ट बंगाल, कौन सा, वेस्ट बंगाल। तो श्रीमान जी कौन कौन से स्टेट, तो ममता याद रखेंगे, ममता बनर्जी याद रखेंगे, ध्यान रखना बनर्जी याद रखेंगे। एम से आपका क्या बन जाएगा, मिजोरम, असम बन जाएगा आपका, मिजोरम भाई, मिजोरम हो जाएगा, असम हो जाएगा, आपका मेघालय हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका त्रिपुरा, और साथ में बनर्जी भाई बंगाल, ठीक है। ममता से आप क्या बना सकते हैं, इसका ये बना सकते हैं, कुछ और भी बना सकते हैं, मर्जी भी आप लोगों की, याद रखने से मैटर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी आप हाल ही में चर्चा में आपका जो 7 जून की अगर हम बात करें, कल चर्चा में था आपका क्वेश्चन नंबर आज का कितना भाई, 6। आज के क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते तो अभी आपका चर्चा में रहा है, क्या चर्चा में रहा है, तो जन औषधि दिवस चर्चा में रहा है, जन औषधि दिवस चर्चा में रहा है। क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, जन औषधि, और ये याद होना चाहिए भाई आपको, औषधि, जन औषधि दिवस चर्चा में,
कब था ये जन औषधि दिवस कब मनाया गया, ध्यान रखिए। तो जन औषधि दिवस की अगर हम बात करें, जन औषधि दिवस कब मनाया गया, तो सबसे पहले ये आंसर चलो ले लो, कोई बात नहीं, 7 मार्च को ये आपका मनाया गया। जन औषधि दिवस आपका कब मनाया गया, 7 मार्च को मित्रों मनाया गया है। मेरे बहन और भाइयों ध्यान रखेंगे, 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। जन औषधि सप्ताह की अगर हम बात करें तो 1 से लेकर के 7 मार्च तक आपका क्या मनाया गया, जन औषधि सप्ताह मनाया गया। यानी कि औषधि के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए क्या किया गया था, ये लॉन्च किया गया था, लोगों को ये बताने के लिए कि जो जेनरिक जो दवाइयां हैं उनके महत्व को बताने के लिए। जेनरिक जो दवाइयां हैं, यानी कि जो सस्ती दवाइयां हैं, जेनरिक दवाइयों के महत्व को बताने के लिए, यानी कि जो जेनरिक जो दवाइयां हैं, प्रधानमंत्री की योजना भी थी भाई, ठीक है। उस योजना के तहत क्या आपकी जो 60 से लेकर के 90% तक कम पैसे में आपकी मिलने की संभावना रहती है, ठीक है। असर दोनों को क्या होता है, बराबर होता है। इस दिवस पर प्रधानमंत्री ने भारतीय जन औषधि योजना की उपलब्धियों का क्या मनाया, जश्न मनाया। इसमें क्या हुआ भी, प्रधानमंत्री साहब क्या वर्चुअल इसमें भाग लिया, पीएम साहब ने क्या लिया इसके अंदर वर्चुअल भाग लिया है और बताया है। और जो आपकी जो औषधि जो योजना थी, जन औषधि योजना जो आपकी स्टार्ट करी गई थी, ठीक है, उसकी जो जश्न मनाया, क्या जश्न मनाया, कितने रुपए बचाए हैं इन्होंने भी, हम कहें तो अगर इस बात को कहें तो जन औषधि की अगर मैं बात करूं तो आम लोगों के 2200 करोड़ रुपए में 2200 करोड़ रुपए इस योजना के तहत क्या हुए हैं, बचाए हुए हैं। यहाँ पर देखिए आपका क्या होता है कि जैसे कोई सिर दर्द की दवाई है, ठीक है भाई, सिर दर्द की दवाई पर अगर मार्का किसी फार्मा कंपनी का लग गया, मार्का या ब्रांड किसी का लग गया तो वो महंगी हो जाती है। वही दवाई बिना किसी ब्रांड के अगर भारत के अंदर मिलेगी तो आपको 60 से 70% कम। और सरकारी जो स्टोरेज खोले गए हैं, मेडिकल स्टोर खोले गए हैं, पहले 1000 का लक्ष्य रखा गया था, अभी आपके लगभग 8000 से ज्यादा है। और लक्ष्य क्या, 10,000 मेडिकल स्टोर ऐसे खोलने का लक्ष्य जिन पर जेनरिक दवाई आपको मिलने वाली है, ठीक है। और यह आपकी जो केंद्र दुनिया में सबसे बड़ी खुदरा फार्मा श्रृंखला है, जो ये जो आपकी दवाई वाली है सबसे बड़ी खुदरा फार्मा श्रृंखला है। खुदरा फार्मा श्रृंखला की अगर हम बात करें तो कितने जिलों को कवर करती है, 700 जिलों को ये कवर करेगी भाई। कितने जिलों को कवर कर रही है आपकी, 700 जिलों को आपकी ये जन औषधि वाली कवर करेगी। जन औषधि जो योजना थी आपकी, देखिए ये योजना किसकी थी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। इस योजना की जो भूमिका थी वो कब, 2008 में, जो 8 में कांग्रेस कहीं या यूपीए की जो सरकार थी उस सरकार ने इसको दवा शुरू की गई थी। 2015 में नरेंद्र मोदी ने फिर से शुरू किया। तो अगर हम बात करते हैं कि पहली बार जेनेरिक जो दवाइयां हैं उनकी अगर हम बात करें तो पहली बार कब शुरू की गई थी, तो आपकी 2008 में कांग्रेस की जो सरकार थी उसने इसको क्या किया था, प्रारंभ किया था भाई, ठीक है। जो बिना उसकी जो आपको मिलेंगी आपकी औषधियां फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा सस्ती होती है। इस योजना प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के नाम से जो मेडिकल स्टोर है, अच्छा चलो पहले इसको ले, 2008 में और दोबारा से प्रधानमंत्री मोदी ने कब 2015 में पीएम मोदी द्वारा इसको दोबारा से प्रारंभ किया गया। और जो मेडिकल स्टोर होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के नाम से इन मेडिकल स्टोरों को जाना जा रहा है। और ये कितने खुलने वाले, आपके लक्ष्य क्या रखा है, 10,000 लक्ष्य रखा है यहाँ पर, 24 तक आपकी ये होने वाली है, ठीक है। चलिए जेनरिक दवाओं के विपणन कह सकते हैं आप इसको। चलिए इसे नवंबर 2016 में जन औषधि योजना कहा गया है, 2015 में शुरू किया गया था, ध्यान रखेंगे, नरेंद्र मोदी द्वारा जन औषधि मेडिकल के माध्यम से जेनरिक दवाओं की बिक्री को शुरू किया गया। कब, उसी समय भैया आपका जन औषधि मेडिकल स्टोरों के माध्यम से, ठीक। सितंबर 2015 में जन औषधि योजना का नाम बदलकर, पहले इसका नाम क्या रखा था, देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। पहले जो नाम था इसका, पहले नाम क्या था इसका, तो जन औषधि, इसका जो नाम था जन औषधि योजना, जन औषधि योजना इसका नाम था, ठीक है, 2015 तक, ठीक है। जेनरिक दवाओं की बिक्री के लिए सितंबर 2015 में जन औषधि योजना का नाम क्या बदला गया, इसे प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, इसे क्या कर दिया गया, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना इसका नाम रख दिया गया, ठीक है। क्या कह सकते हैं, PMJAY इसका नाम रखा गया। सुंदर क्वेश्चन है। सितंबर 2015 में इसका नाम चेंज किया गया, 2008 में हम कह सकते हैं इसको यूपी की सरकार ने इसको प्रारंभ किया था। भाई बहुत शानदार से जो कंटेंट आपके बीच में यहाँ पर लिखे हुए हैं, क्वेश्चन आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमें आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको एक बार रफ कर रहा हूँ भाई, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे।
भाई आप उज्जवल परिवार को सिर्फ प्रेम दिखाओ। मैं बार बार एक बात दोहरा रहा हूँ, मैं कंटेंट और मतलब शायद में भी ऐसा कोई क्वेश्चन छूटे आपका जो चर्चा में हो, और इसके साथ जो बेहतरीन जो हमारा एनालिसिस रहता है, जो एग्जाम्स प्रीवियस ईयर में जो आए हुए होते हैं उनके ऊपर हम जरूर यहाँ पर आप लोगों के बीच में बात करेंगे, ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए आप सिर्फ हमारा ध्यान करिए, कोशिश करिए कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें, क्योंकि मेरा तो ये मानना है कि जितनी ज़्यादा क्लास होगी, जितनी ज़्यादा लोगों तक ये क्लास पहुँचेगी उतना ज़्यादा क्या होगा, लोगों का भला होगा भाई, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अभी हाल ही में चर्चा में अभी आपका क्वेश्चन नंबर पे आपका सेव चर्चा में क्या आपका अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पे, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस चर्चा में है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस ये कब मनाया गया, ठीक है। तो जैसा कि सबको पता है कब मनाया गया, 8 मार्च को ये मनाया गया। कब मनाया गया भाई, 8 मार्च को ये मनाया गया है, ये ध्यान रखिए। इसे पहले कब मनाया गया था, सबसे पहले कब मनाया गया था, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तो हम कहेंगे इसे पहले 19 मार्च को मनाया जाता था। कब मनाया जाता था, 19 मार्च को इसे पहले मनाया जाता था। अंतरराष्ट्रीय जो महिला दिवस है इसे कब मनाया जाता था, 19 मार्च को मनाया जाता था। दूसरा जो बेहतरीन जो क्वेश्चन आप लोगों का निकल करके आ रहा है वो ये आ रहा है, इसे 8 मार्च से कब से मनाया जा रहा है। तो 8 मार्च से मनाने की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका 1921 से इसे 8 मार्च को मनाया जा रहा है। शायद ध्यान रखिए 1921 से इसे कब मनाया जा रहा है, 8 मार्च को मनाया जा रहा है, ध्यान रखना। साथ ही हम यहाँ पर एक और बात करते हैं कि इसे यूएनओ ने, क्या बात हुई आपकी, इसे यूएनओ ने कब पहली बार इसको परमिशन दी थी। तो यूएनओ की अगर हम बात करते हैं तो 1975 में इसे क्या दिया, परमिशन दी, या कह सकते हैं इसे स्वीकृति दी गई। स्वीकृति कब दी है, 1975 में स्वीकृति दे दी इसको, ठीक है भाई। 1975 में स्वीकृति दे दी है। साथ ही हम बात करें पहली बार भी यही मनाया है, पहली बार भी यही मनाया है, ये ध्यान रखिए। महिला अंतरराष्ट्रीय जो महिला दिवस है ये आपका कब मनाया है, तो पहली बार यहीं पर आपका बनाया गया है, ठीक है, ओके, 1975 में, ठीक। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो आपका इक्विवेलेंट, इसकी जो थीम थी इस बार की, थीम का बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। थीम क्या है, थीम की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये है जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्वेलिटी जो आपकी लैंगिक समानता, टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो, टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो, ठीक है, टुमारो कह सकते हो उसको, जेंडर इक्वेलिटी, टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो की यहाँ पर ये बात कर रहा है, टुमारो की यहाँ पर ये बात कर रहा है, ठीक है, ओके। थीम की हमने यहाँ पर बात कर ली। अब यहाँ पर जो महिलाओं को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो बहुत शानदार क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनते हैं। अगर मैं बात करूं भारत की पहली जो महिला पीएम की अगर हम बात करते हैं तो वो श्रीमती इंदिरा गांधी है भाई, इंदिरा गांधी, ठीक है। यहीं पर हम बात करते हैं, देखिए पूर्णकालिक रक्षा मंत्री, पूर्णकालिक अगर रक्षा मंत्री की बात करें तो पूर्णकालिक रक्षा मंत्री, मैं और महिलाओं की शक्ति दिखा रहा हूँ भाई, मंत्री कौन रही है आपकी, तो ये निर्मला सीतारमण जो आजकल क्या आपकी निर्मला सीतारमण क्या आजकल वित्त मंत्री। पूर्ण रक्षा मंत्री थी आपकी, ये पूर्णकालिक रक्षा मंत्री कह सकते हैं, पूर्णकालिक, ठीक है। वैसे इंदिरा गांधी ने भी अपने पास रक्षा मंत्रालय रखा था, रक्षा मंत्रालय इनके पास भी था, लेकिन पूर्णकालिक की बात करें तो निर्मला सीतारमण जी हैं। साथ ही हम बात करें वित्त मंत्री हैं ये वर्तमान में। साथ ही बात करें टैब से पहली बार बजट पेश करने वाली, टैब से पहली बार बजट पेश करने वाली महिला भी आपकी यही है। यहाँ पर क्वेश्चन ये फोर्ब्स सूची ने अभी इनको 41 जो ताकतवर जो महिलाएं हैं, ताकतवर महिलाओं में 100 में ताकतवर जो महिलाएं थी, जिसमें जर्मनी की चांसलर जो है वो पहले नंबर पर है। 2021-22 की बात करें तो ताकतवर जो महिलाएं हैं वो नंबर 1 पर है, कौन आपकी, जर्मनी की चांसलर है, ओके। ये जो निर्मला सीतारमण कितने नंबर, 41वें नंबर पर ये भारत में है। और भारत की इसके अंदर कितनी महिलाओं को, तो फोर्ब्स सूची के द्वारा, फोर्ब्स
जो सूची ने एक लिस्ट जारी करी है उसके तहत कितनी महिलाओं को, 5 महिलाओं को भारतीय इस 100 लिस्ट के अंदर डाला। 100 महिलाओं की जो लिस्ट है इसके अंदर 5 को डाला है। शानदार क्वेश्चन यहाँ पर आपका रहने वाला है, ठीक है भाई। ओके, भारतीय और बात करें हम, देखिए पहली जो सीएम थी सुचेता जो करपलानी है, करपलानी क्या है, पहली सीएम है भाई, ठीक है। यहाँ पर बात करें डोमिनियन जो भारत है उसके अंदर जो राज्यपाल है पहली, तो वो कौन आपकी, सरोजनी नायडू जो है, नायडू क्या है, सरोजनी नायडू क्या है, ये है भाई। सरोजनी नायडू का पूरा नाम क्या था, सरोजनी चट्टोपाध्याय, यानी कि पुराना नाम नहीं भाई, पुराना नाम चट्टोपाध्याय। बाद में इन्होंने नायडू से शादी करके अपने नाम के पीछे सरनेम क्या लगा दिया, सरोजनी नायडू, ठीक है। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं भाई, जो भारत में फाइटर विमान उड़ाने वाली शिवांगी पाठक भाई, कौन आपकी, शिवांगी जो है, शिवांगी ये क्या है, भारत की पहली फाइटर विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। बछेंद्री पाल भी आप लोगों ने सुना होगा, जो कह सकते हैं बछेंद्री पाल कौन सी, पहली एवरेस्ट विजेता कह सकते हैं। 2 बार एवरेस्ट को चढ़ने वाली संतोष यादव है, ठीक है। बछेंद्री पाल पहली बार जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी, बछेंद्री जो पाल है वो कह सकते हैं, ठीक है। 6 जो सुना रहा आपका, लगातार 6 विश्व कप खेलने वाली, 6 विश्व कप क्रिकेट में खेलने वाली कौन आपकी, तो मिताली राज। कौन है, मिताली जो राज है ये है, मिताली राज 6 बार विश्व कप क्रिकेट खेलने वाली बन चुकी हैं, तो ये भी चर्चा का विषय है, ठीक है भाई। साथ ही हमने बात कर दी किसकी, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, एक शानदार क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो हो गया, तो राष्ट्रीय महिला दिवस की अगर हम बात करते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो दोस्तों ये आपका 13 फरवरी को मनाया जाता है महिला दिवस पर। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस से मनाया जाता है। शानदार क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, बहुत शानदार ही क्वेश्चन है भाई, ये भी आपका जो आपके बीच में आ रहा है, ठीक है। ओके, अभी हाल ही में सोलर ट्री चर्चा में रहा भाई आपका, कौन, सोलर जो ट्री है, ट्री ये चर्चा में रहा, ये क्या है, ये सबसे पहले तो देखिए बात करें सोलर ट्री की, तो सोलर ट्री कह सकते हैं खाका बनाया था भारत के वैज्ञानिकों ने, और ये भारत का पहला सोलर ट्री था, दुर्गापुर के अंदर बनाया था भाई। उसके अंदर आपके जो पैनल लगा करके एक पेड़ और शाखाओं की क्या देती थी, आकृति देती थी, उसे क्या कहा गया, भारत का पहला सोलर ट्री। आजकल सोलर ऊर्जा के ऊपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, ध्यान रखेंगे। तो सोलर ट्री, तो इसके वृक्षों के महत्व के ऊपर भी यहाँ पर बात हो रही है, साथ ही आपकी सोलर ट्री पर भी बात हो रही है, ठीक है। चलिए भाई बात करते हैं, देखिए एक जो पेड़ के तने की तरह जो ऊर्जा प्रौद्योगिकी में शामिल करती है, ये आपको पता, सौर वृक्ष ट्री के रूप में जाना जाता है, इसे सोलर ट्री को सौर वृक्ष ट्री के रूप में किसको जाना जाता है भाई, एक जो संरचना बनाई है जिसके अंदर मैंने आपको बताया, जैसे ऐसे ऐसे पैनल लगा दिए आपके भाई, पैनल लगा दिए, ये पैनल किसके पैनल हो गए आपके, ये जो सौर ऊर्जा के जो पैनल हैं इनके ऊपर ये आपका क्या हो सकता है, सोलर ट्री, इसको वीकेंड से सोलर ट्री कह सकते हैं आप। इसमें पैनल लगा दिए उन्होंने, जोड़ दिए, ये भाई आयताकार के होते हैं, ठीक है, बस इतना आप लोगों ने देखा हुआ। तो पेड़ के आकार में सोलर ट्री जैसे हम सिंपली लगा देते हैं, तो वो भी यहाँ पर बात होती है, ठीक है। ओके, चलिए बात करते हैं भाई, इसमें क्या बिजली जनरेट या सोलर कलाकृति हो सकती है, ये भी आपको पता है, ठीक है। अगली बात करते हैं, देखिए सोलर ट्री कहाँ पर बनाया गया था, 2016 में सोलर ट्री आपका ये बनाया गया था। 2016 में सोलर ट्री कहाँ पर बनाया था, तो दुर्गापुर के अंदर, कहाँ पर, दुर्गापुर है, इसमें ये आपका सोलर ट्री बनाया था। किसके द्वारा बनाया गया था, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, तो CSIR के द्वारा इसे बनाया गया था। सीधा सा पूछेगा, जो सोलर ट्री है वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो CSIR के द्वारा बनाया गया था, 2016 में बनाया गया था, दुर्गापुर के अंदर बनाया गया था। इसको कह सकते हैं सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट आप इसको नाम दे सकते हैं, ठीक है। इन्होंने ये अपना बनाया था। 2x2 वर्ग फुट के जो पैनल थे वो इसके अंदर लगे हुए थे, और यह समझता 307 किलोवाट की सीमा में बिजली पैदा करे। इस पेड़ ने कितनी, 3 से 7 किलोवाट बिजली पैदा करी,
कितनी बिजली पैदा करी सोलर ट्री ने, और 2 बाई 2 फुट के ये जो आपके पैनल थे कितने थे, 2 बाई 2 फुट के पैनलों से एक आकृति बनाई थी, पेड़ की आकृति बनाई थी, उसे सोलर ट्री का नाम दिया गया था। ये आपके बीच में किसने बनाई थी, क्यों बनाई थी, ये सारी चीजें आपको मालूम है, ठीक है। देश के लोगों से अपनी स्वयं सोलर ट्री विकसित करने का आग्रह किया है। पीएम मोदी ने क्या कहा भाई, अगर हम हर व्यक्ति देश में उन्होंने आग्रह किया है कि अगर हम सोलर ट्री लगाते हैं तो 15% तक बिजली हम बचा सकते हैं भाई, 15% तक बिजली हम बचा सकते हैं। ये आपका सोलर ट्री का प्रधानमंत्री मोदी ने सौर ऊर्जा के या अक्षय ऊर्जा के क्या दिया, उसके प्रयोग पर बल दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका ये था। सोलर की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है सोलर का जो अलायंस का जो हेडक्वार्टर है, आपका पता है हेडक्वार्टर कहाँ भाई, गुरुग्राम के अंदर है। गुरुग्राम के अंदर ये फ्रांस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी, पीएम मोदी और कौन आपके फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा इसको प्रोग्राम को लाया गया है। और देश का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर है, गुरुग्राम के अंदर है। कहाँ पर भी आपका ये गुरु जो ग्राम है, गुरुग्राम के अंदर है। गुरुग्राम के संबंध की बात करें तो महाभारत से गुरु द्रोणाचार्य से इसका संबंध रहा है भाई, ध्यान रखेंगे हरियाणा वाले विशेष तौर पे, और गर्व कर सकते हैं कि हमारे पास क्या है, मेरी पता, ठीक है। चलिए अब एक बहुत शानदार क्वेश्चन आ रहा है, आपका क्वेश्चन आ रहा है अभी चर्चा में भी आपका CAPFS चर्चा में है। यह क्या है, यह क्या है, देखिए इसको कह सकते हैं आप CAPFS चर्चा में क्या, इसको समझना। जितने भी जो आपके अर्धसैनिक बल हैं, जो आपके गृह मंत्रालय के अंडर आते हैं, उन सबको मिलाकर के अगर मैं बात करूं तो CAPFS कहा गया। क्या कहा गया इन्हें, तो ये आपके बीच में है सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स। क्या रहेगा आपका ये सेंट्रल जो आर्मर्ड है, सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स इसको कहा गया है। अब इसके अंदर आपकी कितनी पुलिस फोर्स शामिल होती हैं, ये उसके ऊपर बात करेगा। एक योजना लाया गया है, इसका क्या किया जा रहा है, पहले तो ये देखेंगे आधुनिकीकरण किया जा रहा है भाई। आधुनिकीकरण चर्चा में क्यों है, इसका आधुनिकीकरण किया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है तो ये आपको पता 1 फरवरी की योजना आई है। 1 फरवरी आपका 2022 से ये योजना स्टार्ट हुई है और कब तक चलेगी भी आपकी 31 मार्च 2026 तक। 31 मार्च 2026 तक क्या चलेगी आपकी, ये चलने वाली है। कितने रुपए इसमें आवंटित है, 1523 करोड़ रुपए इसके अंदर दिए गए। 1523 जो करोड़ रुपए इसका नवीकरण के लिए, इनको हथियार, अच्छे हथियार देने के लिए किया गया है। साथ ही हम बात करें इनको अच्छी टेक्नोलॉजी देने के लिए, अच्छे ढंग से इनको रखने के लिए, यहाँ पर किसको CAPFS के लिए जो आपका सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्सेज हैं, बल हैं, इनके लिए 1523 करोड़ की योजना ही है। ये सारे के सारे आपके किस मंत्रालय के अंदर आते हैं भाई, तो गृह मंत्रालय के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं आपके, ये गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय के अंदर आते हैं। तो जो गृह मंत्री कौन आपके, अमित शाह हैं। अमित शाह हैं। यहाँ क्वेश्चन एक आता है, अभी हाल ही में आपके CRPF ने अपना स्थापना दिवस मनाया था, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स बल ने गाजियाबाद के अंदर मनाया था। तो अमित शाह वहां पर गए थे। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि वहां पर किस पत्रिका का उद्घाटन किया गया, सेंट्रल पत्रिका थी आपकी, सेंट्रल पत्रिका 2022 का उद्घाटन वहां पर हुआ है। चलिए यहाँ पर CAPFS और सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्सेज को क्या उच्च क्वालिटी के हथियार देने के लिए, उन्हें अच्छे से ट्रेंड करने के लिए, ट्रेनिंग हर पक्ष को मजबूत करने के लिए किया गया है। ये अब काम क्या करते हैं, जो आंतरिक कह सकते हैं आपकी आंतरिक जो है, आंतरिक जो शांति को बनाए, देश की आंतरिक शांति को बनाए रखने के लिए इनका यूज होता है। यानी कि टेररिज्म के खिलाफ इसका यूज किया जा सकता है। इसके अंदर कुछ ऐसे हैं जो बॉर्डर की, जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसके अंदर, अब एक बार देखेंगे आपका BSF इसके अंदर शामिल है, आपका CRPF नंबर 1, नंबर 2 CRPF इसके शामिल है। तीसरा क्या जाएगा आपका CISF, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, CISF कह सकते हैं इसको। चौथा आपका क्या आता है इसके अंदर, आपका NSGB इसी के अंदर आता है। पांचवा आपका क्या जाएगा इसके अंदर, आपका BSF हो गया, CRPF हो गया, CISF हो गया, NSG हो गया आपका। और इसके अंदर क्या जाता है आपका SSB इसके अंदर आपका आ जाता है, SSB इसके अंदर आपका आता है। और 1-2 रह गए भाई आपके, देखिए और कौन से रह गए हैं आपके, BSF हो गया, CRPF हो गया आपका, साथ में और क्या रहेगा, SPG, यस CISF, SPG आपका, और ITBP क्या रहेगा आपका, ITBP 4, 5, छठे में आपका ITBP है भाई आपका।
छठा। सातवां जो आपका आता है अभी वो क्या आता है इसके अंदर आपका SPG हो गया, आपका SSB हो गया आपका। सातवां लास्ट आपका क्या बच गया अभी, एक बच गया, इसमें कौन सा बच गया आपका सातवां, ITBP, SPG, NSG, CISF, देखो BSF हो गया, CRPF हो गया, CISF हो गया, NSG हो गया आपका, SSB हो गया आपका, ITBP हो गया। हाँ एक SPG और बच गया आपका, SPG स्पेशल पुलिस ग्रुप कह सकते हैं इसको। ये 7 जो पुलिस फोर्सेज हैं वो आपकी इसके तहत आते हैं और ये पूरे के पूरे क्या करते हैं भाई, पूरे के पूरे अलग अलग फंक्शन देश की आंतरिक जो सुरक्षा उसको बनाए रखते हैं। उनके लिए योजना आई है, तो कितने करोड़ की योजना है, 1523 करोड़ की जो योजना आई है ये आपके बीच में है, ठीक है। अलग अलग इनका काम होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, देखिए BSF की बात करें तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर की सुरक्षा का काम किसका होता है भाई, BSF का होता है। केंद्रीय आपका जो रिजर्व पुलिस फोर्स, आंतरिक शांति कहें, जब कोई भी दंगे फसाद होते तो सबसे पहले CRPF को याद किया जाता है, ये लठ लेके पहुंचते हैं और बढ़िया बड़ी संभालते भी हैं भाई। CISF आपकी जितनी भी, जैसे हम कह सकते हैं आपके CRPF CISF दोनों मेट्रो स्टेशन पे भी ड्यूटी लग सकती है। CISF की विशेष तौर पे कहाँ पर भाई, आपके हवाई अड्डे हैं जैसे कह सकते हैं, साथ ही आपकी कह सकते हैं जो आपकी जो इंडस्ट्री है, सरकारी इंडस्ट्रियल जो एरिया है वहाँ पर CISF की। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जहाँ पे टेररिज्म एक्टिविटी होती है, जहाँ पर सबके हाथ खड़े हो जाते हैं, तो वहाँ पे ये लोग आते हैं, बहुत हार्ड टफ ट्रेनिंग होती है भाई। SSB जो आपका रोड से संबंधित काम है, आपको पता है बॉर्डर के तौर पर काम करती है। ITBP जो ITBP पुलिस बॉर्डर जो आपका तिब्बत चीन तिब्बत पुलिस के ऊपर बॉर्डर के ऊपर जो है ITBP, ये भी आंतरिक तौर पर भी शांति बनाए रखे। SPG जो हमारे नेताओं की क्या करती है, SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप कह सकते हैं इसको, तो स्पेशल जो आपको प्रोटेक्शन दी जाती है, अलग से इनकी ट्रेनिंग होती है। तो इन सब के लिए यहाँ पर अच्छे आधुनिक हथियार देने के लिए इस प्रकार की योजना लाई जा रही है, ठीक है आपकी। तो आज का क्वेश्चन नंबर 9 आपके बीच में हो चुका है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, एक बार आप इसको रफ करेंगे, उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में आपका क्वेश्चन नंबर 10 है जो चर्चा में रहा है अभी, उसकी यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ। देखिए चलिए, क्वेश्चन नंबर जो 10 है आपका, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, चलो। नासा ने यूरोप में क्लिपर अंतरिक्ष यान, क्लिपर अंतरिक्ष यान का क्या किया नासा ने, क्वेश्चन नंबर 10 जो आज का पड़ेगा। नासा ने क्लिपर अंतरिक्ष यान को क्या किया, उसको बनाना प्रारंभ किया है। उसको पृथ्वी की कक्षा के अंदर रह करके बृहस्पति ग्रह की कक्षा के अंदर रह करके क्लिपर जो अंतरिक्ष जो बनाया जा रहा है, जो आपका यान बनाया जा रहा है, जो क्या करेगा आपका, जो आपका क्या करने वाला है, चंद्रमा की जो आपकी सतह है उस सतह का क्या करेगा, चंद्रमा का अध्ययन करेगा। जो आपका चंद्रमा के अध्ययन के लिए कह सकते हैं बृहस्पति की कक्षा में रह करके अध्ययन करेगा। तो उसके लिए एक यान जो मिशन है उस मिशन पर भेजा जाएगा, उसका प्रारंभ कर दिया गया है। ये चर्चा का विषय, इसको हम अगली क्लास के अंदर करेंगे, क्योंकि मेरे को बार बार बताया जा रहा है सर कहीं आपकी अगली क्लास का समय हो चुका है जहाँ पर मैंने अगली क्लास अपनी लेनी है। तो उज्ज्वल परिवार की तरफ से मैं आप लोगों का स्वागत और थैंक यू करता हूँ। जो लोग आप हमें देख रहे हैं, साथ ही प्लीज़ दोस्तों शेयर करें क्लास को। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट।